जय श्री महाकाल। शिव राशिफल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को रंग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज रविवार को चूंकि हम कोई विशेष टॉपिक लेते हैं, उसके अंतर्गत आज हमने वास्तुशास्त्र की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको आपको समझाने के लिए वास्तु क्यों जरूरी है हमारे जीवन में और वास्तु का प्रभाव क्या पड़ता है, इन सब चीज़ों को समझेंगे। साथ ही उन बारीक चीज़ों को भी समझेंगे जिनके द्वारा हम वास्तु के महत्व को जो दर्शाते हैं और बताते हैं कि वास्तु केवल एक घर का या किसी परिसर का निर्माण मात्र नहीं है, वो एक आध्यात्म और इस यूनिवर्स की डिवाइन एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर पंच महाभूत तत्व हैं, जिसके अंदर ज्योतिष है, जिसके अंदर आपके सभी देवी देवता हैं। वो पांचों एलिमेंट्स हैं जो आपके जीवन को हर समय हर तरह से प्रभावित करते हैं। वो पंच तत्व जिसका निर्माण आपके शरीर के आपका शरीर का निर्माण भी उन्हीं पंच तत्वों से हुआ है। और वो किस तरह से हमारे पुरातन शास्त्र ने ये विधा एक शोध के बाद हमको दी है कि कितना भी छोटा भूखंड हो, कितना भी आलीशान भूखंड हो, कोई शहर हो, कोई देश हो, उन पे वास्तु का कितना प्रभाव पड़ता है। तो आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए वास्तु और आप शीर्षक से मैंने ये एक वीडियो बनाने का प्रयास किया है। कोशिश करूंगा कि हर वो चीज आपको प्राप्त हो जो वास्तु प्रकृति के लिए और आपसे जुड़ी हो और जिसका आपके साथ सीधा अर्थ निकलता हो। वास्तुशास्त्र को हम अधिकतर केवल इस बात से जोड़ लेते हैं कि ये घर का निर्माण है, वास्तु में इस दिशा में ये होना चाहिए, मुख्य तौर पर इस दिशा में ये होना चाहिए। बिल्कुल सही है। एक सामान्य जानकारी के हिसाब से वास्तु पुरुष की जो अवधारणा लोगों के बीच में है, जो वास्तु के बारे में जानते हैं, वो इतना ही बनाते हैं। लेकिन चूंकि जो वास्तुशास्त्र को गहनता से जानने का प्रयास करते हैं, उसके एट्रीब्यूट को पहचानने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जो वास्तुमंडल जिसका आप फोटो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एक वास्तु पुरुष हमारे भूखंड पे इस तरफ पे विराजमान है, जिनका सर नीचे की तरफ है। औंधे वो उस ईशान की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। उनके पैर नैऋत्य की तरफ जाते हैं, भुजाएं साइड आग्नेय व वायु की तरफ, उत्तर और दक्षिण की तरफ उनके कुछ भाग जाते हैं। इस तरह का एक वास्तु चक्र का निर्माण होता है। अब जो सोचते हैं कि केवल वास्तु पुरुष की यही दिशाएं होती है, यहीं पे सारा कार्य हो जाता है, तो ये बहुत छोटी चीज होगी। क्योंकि वास्तु पुरुष भी, जैसे आगे आने वाले में सेगमेंट में आपको बताऊंगा कि वास्तु पुरुष भी किस तरह से आपके दिशाओं को परिवर्तित करते रहते हैं। समय के साथ उनका भी भ्रमण होता है और एट्रीब्यूट होता है। क्योंकि वास्तुशास्त्र अधिकतर घर के ऊपर ही हम लागू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका जो इतिहास है और जिनकी भौगोलिक अगर आप स्थितियों को देखें, तो वास्तु का निर्माण हमारे मंदिरों में हुआ है, हमारे सिटी निर्माण के लिए हुआ है। यानी जो पुराने शहर बसाए जाते थे वो वास्तु के अनुरूप बनाए जाते थे। जो हमारे घरों की स्थितियां होती थी और जो घरों के मुख होते थे, अधिकतर जो पुरातन जो राजा महाराजा होते थे या रूलर्स होते थे या बड़े लोग होते थे, वो वास्तु को बड़ी तरजीह देते थे। कई सिटी जैसे जयपुर सिटी, जिसका निर्माण पूरे संपूर्ण वास्तुशास्त्र के हिसाब से सवाई जयसिंह जी ने किया था। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर हो या पुट्टापर्ति साईं बाबा का, या मदुरई का मीनाक्षी टेम्पल हो, तिरुपति के वेंकटेश्वर भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर हो, ये सब वास्तु के
इतने ही आपको स्थान मिल जाएंगे जहां पे आप देख के सोच सकते हैं, क्योंकि ये उस काल में संपन्न थे। लेकिन धीरे धीरे जब सिटी का विस्तार होता गया, हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में आते गए, तो कहीं न कहीं हमने वो जगह तो अभी भी है वहाँ पर, लेकिन उन जगहों का जो वास्तु है, उनके कोण कहाँ सिटी किस तरफ ओर बढ़ रही है और गाँव किस ओर बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से उनके वास्तु में परिवर्तन भी आता गया। तो जो संपन्नता के और अखंड साम्राज्य के भौगोलिक शहर थे, उनमें जो उनकी समृद्धता थी, उनमें कमी आने लगी। ये माने ना माने, ये मेरा मानना है, लेकिन वास्तु जब तक इनके लंबे दूरगामी परिणाम देते हैं और उनका असर भी आपको देखने का मिलता है। यहाँ पे कंट्रोवर्सियाँ होती रहती है, लेकिन जब आप इस चीज़ को पुरातन काल से और मॉडर्न के साथ जोड़ेंगे, तो कहीं न कहीं ये भी व्यवस्था आपको देखने में मिलेगी। अब चूँकि बात आती है कि वास्तु, तो वास्तु का मैंने जैसे बताया कितने प्रकार का होता है। वास्तु आपके मंदिरों के लिए होता है, आपके जलाशयों के निर्माण के लिए होता है, आपके घर के लिए होता है, आपके फैक्ट्री के लिए होता है, और आजकल जो छोटी-छोटी शॉप होती है, हर चीज़ के लिए वास्तु के नियमों का पालन किया जाता है। यहाँ पे एक बात बता दूँ कि यहाँ पर भूखंड मायने भूखंड की साइज़ यानी शॉप है, तो आपकी छोटी से छोटी शॉप अगर 10 बाय 10 की शॉप है या 5 बाय 10 की शॉप है, उसका भी वास्तु किया जाता है। वहाँ पे भी वो सारी एनर्जी होती है जो एक बड़े भूखंड में होती है। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि वास्तु की जो परिकल्पना की है और जो वहाँ की एनर्जी है, वास्तु क्या है? वास्तु मुख्यतः एक लैंड एनर्जी है और पंच महाभूत तत्वों की एनर्जी है। इसे आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब वो वास्तु होता है, वो एक चुंबक के माफिक होता है। आपने देखा होगा कि एक चुंबक होती है, उसे कितने भी आप टुकड़े करते जाएँ, हर एक भाग उसी अ, धर्म गुण धर्म के साथ आपको बताता है कि उसी का नॉर्थ पोल, साउथ पोल बताता है, वो उसी तरह से अपने अ, एट्रीब्यूट्स को देता है। वो हर छोटा कण भी, एक छोटा मात्र कण भी होगा, वो पूरे एक चुंबक का तरह गुणधर्म रखता है। इसी तरह वास्तु भी है, चाहे स्थान छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, वहाँ पर वास्तु की पूरी एनर्जी वही गुणधर्म होते हैं। तो यहाँ इस चीज़ का संशय नहीं करना चाहिए कि छोटे से भाग का वास्तु नहीं किया जा सकता या शॉप का, हर चीज़ का वास्तु है। वास्तु करने के तरीके अलग-अलग होते हैं और उनको किस हिसाब से स्थापित किया जाता है, ये एक वास्तुशास्त्री बखूबी जानता है। अब जो वास्तु में चीज़ें आती हैं कि वास्तु का जब निर्माण करते हैं, तो वास्तु में जो हमारी 4 मुख्य दिशाएँ होते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, वो तो होती है। उसके बाद उन दिशाओं के भी 45-45 डिग्री के भाग करके उन्हें साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इस प्रकार के उनको हम अ, संज्ञाएँ दे देते हैं। ईशान कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, इस तरह से हम बना देते हैं, तो और दिशाओं को हम वृत्त करके 8 में इसमें बाँट देते हैं। चूँकि वास्तुशास्त्र तो काफ़ी बड़ा है, ये मुख्य-मुख्य हम इन 8 दिशाओं को लेते हैं। लेकिन जब हम और आगे इसको बढ़ाते जाते हैं और जब हम मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में, और मॉडर्न तो क्या, ये तो वास्तुशास्त्र तो पुराना ही है। इसमें जब हम 16 दिशाओं को ऐड कर देते हैं, हम दिशाओं की भी दिशाओं को ऐड कर देते हैं, तो 16 दिशाओं को लेकर एक वास्तु चक्र का निर्माण करते हैं। उस वास्तु चक्र में उस 16 दिशाओं को हम शामिल करते हैं। अब हम यहाँ पे जिज्ञासाएँ होती हैं कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं या जो भी वास्तु के बारे में जानते हैं कि जब 16 दिशाएँ हैं तो उनका क्या फ़र्क है और क्या उनके एट्रिब्यूट्स होते हैं। तो हर चीज़ का मैं आपको बताता हूँ कि जब आपने केवल दिशाएँ 4 ले रखी, तो फिर आपने 8 क्यों की, 8 की तो 16 क्यों की? हर चीज़ के अपने संदिग्ध भाग होते हैं, वहाँ पर उनका मिलान होता है, उनके कटान बिंदु आते हैं। और वास्तु केवल दिशाओं तक ही नहीं सीमित है, वास्तु देवता होते हैं, इनके पद होते हैं, जो इनका आगे मैं बताऊँगा, वो हर चीज़ आपको उतना ही अफ़ेक्ट करती है। अब आप इस चीज़ को इस प्रकार समझ सकते हैं कि आपका जो
घर है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारा घर तो पुराने समय में हम बहुत ही संपन्न थे, समृद्ध थे, हमारे घर में तो सारी चीज़ें अच्छी थी, अचानक क्या हुआ कि हमारे घर में दिक्कतें आने लगी, हम परेशान हुए। तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि जब आपका घर था, आपके जो पूर्वज थे या पितृ जो थे, वो अकेले उस घर के मालिक थे, आप फिर भाई हुए, बँटवारा हुआ आपका, तो आपने उन घरों के भी बँटवारे कर दिए। अब चूँकि जब मैंने कहा कि छोटी से छोटी चीज़ का वास्तु होता है, जब आपने बँटवारा कर दिया तब उसके मालिक आप हो गए, दिशाएँ परिवर्तित हो गई और आपके भाग्य में जो कुछ चीज़ें देखने को आई, उस वो आप देख सकते हैं किस तरह परिवर्तन होता है, तो बड़ी छोटी चीज़ है। किसी भी भूखंड की जब हम बीच में उनका वर्गीकरण उनको भूखंड को तोड़ देते हैं या भूखंड को हम दूसरे मालिक बदल जाते हैं या उनको में दीवारें खड़ी कर देते तो आपका वास्तु चेंज हो जाता है। बड़ा सिंपल है। यहाँ पे इतना सोचने का लॉजिक बनता ही नहीं है। तो इस बात को इस हिसाब से समझें। अब हम देखते हैं कि वास्तु पुरुष और काल पुरुष की स्थिति तो जो हम मैंने पहले आपको बताया था कि वास्तु पुरुष औंधे लेटे हुए हैं और उनका भाग सिर जो है ईशान की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ है, पैर दक्षिण पश्चिम की तरफ है। इस प्रकार से वो एक डायगोनल बैठे हुए हैं और काल पुरुष की यही स्थिति इसी के आधार पर हम इसका निर्माण करते हैं। इसका हम पूरा जो विस्तृत वर्णन अभी मैं यहाँ नहीं दे पाऊंगा कि वास्तु पुरुष क्या है, उनकी कथा क्या है, बहुत सारा मैं संक्षिप्त में आपको समझाने के प्रयास से ये चीजें बता रहा हूँ। अब वास्तु को केवल एक ही दिशा से तो जोड़ के नहीं रख सकते। हमें पता है कि हमारी पृथ्वी ऋतुओं के साथ बदलती रहती है, उसकी दिशाओं का भी भ्रमण होता है। सूर्य उत्तरावर्ती दक्षिणायन होता है, वो उत्तरायण होता है, दक्षिणायन होता है। तो इसी तरह जब पृथ्वी मूव करती है तो हमारे वास्तु पुरुष की भी जो होती है उनकी स्थिति में परिवर्तन आता है। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जब दिशा परिवर्तन होता है तो वो अपने जो नींव का या भवन का निर्माण करते हैं तो वास्तु पुरुष की उस समय की जो दिशा होती है उसको वो एट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं कि सूर्य का भ्रमण और वास्तु पुरुष की दिशा को अलाइन करके फिर कहाँ पे खुदाई करने हैं। तो काफी बारीक चीजें हैं। जैसे भाद्र महीना होता है, आश्विन महीना या कार्तिक महीना होता है, उस समय पे वास्तु पुरुष जो होते हैं वो पूर्व दिशा में होते हैं। ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण माह में उत्तर की ओर होते हैं। इस प्रकार के हर माह के हिसाब से वास्तु पुरुष की दिशाएं स्तर और दिशाएं थोड़ा घूमती रहती हैं और जिस दिशा में होता है और वास्तु पुरुष की दृष्टि होती है वहां पे ऐसा कार्य हमेशा निषेध माना जाता है जहां पे जलाशय का निर्माण किया जाए। बहुत बारीक बारीक चीजें हैं जो हमें बड़ी हमारे शास्त्रों में दी हुई कि क्यों और क्यों उसके एट्रीब्यूट होते हैं। ये आपको एक वास्तु पुरुष जब वास्तु सीखता है तो उसे सारी बातें बताई जाती है। जब सूर्य का भ्रमण जब हमने बात की कि सिंह कन्या तुला राशि में होता है तो नैऋत्य कोण उस समय पे दिशा आ जाती है और सूर्य की स्थिति के आधार पर ही हम आगे इन चीजों का निर्माण करते हैं। जैसे वास्तु पुरुष को ब्रह्मा जी ने भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया को बनाया था और शनिवार के कृतिका के दिन उनका जन्म हुआ था। इस तरह की हमारी कथाओं में उसकी मान्यता आती है और भद्राओं के और कुलिक युग में उनका जन्म हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि जब वास्तु पुरुष का जन्म भी ज्योतिष के और नक्षत्रों के आधार पे और समय पे आधार पे हुआ है तो कितना हमें इफेक्ट करता होगा। अब ये चीजें एक जो वास्तुशास्त्री के लिए ज्योतिष का ज्ञान भी होना बहुत महत्वपूर्ण है। मुहूर्त हुआ और आगे कई चीजें आएंगी जो मैं इनको आपको बताने वाला हूं। अब बात आती है कि वास्तु और वास्तुपीठ क्या होते हैं। वास्तुपीठ एक पूरी श्रृंखला है। किसी भी चीज का वास्तु करते हैं तो उनके पदों को हम वास्तुपीठ का निर्माण करते हैं। जैसे कि अगर हम कोई किसी गांव या सिटी अब जैसे को या कोई आजकल कॉलोनी बनाते हैं तो वहां पर हम 64 पद वाले वास्तु का निर्माण करते हैं। ये सब अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं जो काफी डीप रिसर्च हैं जिसे हम महावास्तु में पढ़ते हैं। जब हम अपने
घर का निर्माण करते हैं, वहाँ पर 81 पद का पीठ की स्थापना करते हैं। जो हमारे पुराने टूटे-फूटे मतलब जीर्णोद्धार जिनका मकान करते हैं, गाँव के पुराने मकान होता है और उनके लिए जब हम उनका वापस से जीर्णोद्धार करते हैं, तो वहाँ पर हम 49 यानी 49 पद वाले वास्तु की पूजा करते हैं। ये सारी चीज़ें उन पद इस प्रकार होते हैं कि वहाँ पर देवताओं का वास करते हैं, कौन-सी चीज़ें करते हैं और जब हम कुआँ, तालाब या जलाशय को निर्माण करते तो वहाँ पर 144 पद का हम वास्तु पुरुष की हम पूजा करते हैं। पूजा करने से हमारा मतलब ये है कि हम उन दिशाओं को वो वहाँ पे स्थापित करने का प्रयास करते हैं, उनके देवताओं को उन दिशाओं को एट्रिब्यूट देते हैं इस आधार पर। इस आधार पर हम वास्तुपत की पीठ की स्थापना करते हैं, जो शायद आपने कहीं अभी तक सुना नहीं होगा। ये बहुत गूढ़ विषय है जो हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है और मैं आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं हो जाती। एक वास्तुशास्त्र संपूर्ण अपने आप में हर एक संरचना को समाया हुआ है। अब जो आज मुख्य आजकल बात चलती है, जिसे लोग ज़्यादा समझते हैं, जो ज़्यादा लाइट में होती है, वास्तु का निर्माण जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा है पंच महाभूत तत्वों से होता है। जब ये हमारे पंच महाभूत तत्व जिसका निर्माण इस सृष्टि का निर्माण भी उन्हीं से हुआ है और हमारे जीवन का हमारी हर एक चीज का निर्माण इन पंच महाभूत तत्वों से होता है, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन पांचों को आप एक समन्वय हमारे जीवन में के उसी के आधार पर हर चीज एक बैलेंस अवस्था में उसका स्ट्रक्चर होता है। किसी चीज में पानी ज्यादा हो जाए, सब्जी में आप पानी ज्यादा डाल दें या कोई भी ऐसी चीज रेसिपी बना रहे हैं, अगर वहां पे अनुपात बिगड़ जाए तो क्या वो चीज आपको पसंद आती है? उसी हिसाब से चीज आप सोचिए कि वास्तु जो होता है किसी घर में कोई चीज अगर उसके तत्वों के हिसाब से अगर वहां पर उनका तालमेल ना हो, सामंजस्य नहीं हो, तो क्या उस घर में आपको कोई चीज सुख शांति प्राप्त हो सकती है? आप निश्चित कहेंगे कि जब आपकी एक छोटी सी सब्जी जिसे आप जिसका भोजन ना करते हैं, कोई रेसिपी आप खाते हैं, अगर वो आपको अच्छा ना लगे तो आप उस जगह पर जाना ही पसंद नहीं करेंगे जहां से आपने खरीदी है या आपने बनाई है। दोबारा उसके लिए आप सोचेंगे कि किसने क्यों बनाई, किस तरह से बनाई। तो यह तो आपके जीवन का प्रश्न है। इन पंच महाभूत तत्वों का जहां तक एक अच्छा समन्वय नहीं होगा, तब तक आप अपने घर के निर्माण के लिए या किसी भी निर्माण के लिए वहां पे सुकून से नहीं रह सकते। अब बात आती है कि पंच महाभूत तत्व, इसीलिए हमने 16 दिशाओं का निर्माण किया है। अब हमारे कई जो विद्वान हैं, जो यूट्यूब से सीखते हैं या कोई छोटी-मोटी बातों को इधर-उधर से ग्रहण कर लेते हैं, कुछ पुस्तकों से आधी-अधूरी बातें ग्रहण कर लेते हैं। मैं ये नहीं तय करता कि किसने, जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, किस एक आशय से बना रहा हूँ, उसमें आधी जानकारी ही मैं जो मुख्य जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तो मैं वही चीज़ें देता हूँ जो मुझे आज अच्छी लगी। तो ऐसे पंच महाभूत तत्वों का बैलेंस है। किसी ने कहा कि अग्नि तत्व में यही होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जब मैंने आगे ऊपर आपके साथ पदों की व्याख्या की, घर के लिए 81 पद होना चाहिए, तो उन 81 पदों में पंच महाभूत तत्व का एट्रीब्यूट क्या-क्या एक ही दिशा में होगा? या उनका 81 जो भाग मैंने करे हैं, वो किस लिए करे हैं? उन पंच महाभूत तत्वों को बैलेंस करने के लिए करे हैं। तो ये चीज़ें बहुत कम लोग जानते हैं। इन पंच महाभूत तत्वों का बैलेंस ही अगर आप अपने वास्तु ग्रिड में या वास्तु काल पुरुष की कुंडली के साथ अपनी कुंडली को मैच कर लेते हैं या वास्तु के इस 81 पदों को, इन पंच महातत्वों को बैलेंस कर लेते हैं, तो आप ये मानिए कि आपका जीवन इतना सहज हो जाता है, इतने अच्छे वहां पे सकारात्मक एनर्जी आ जाती है कि वो रेसिपी आप बार बार खाने को मन करता है, वहां बार बार एक ऊर्जा और समृद्धि प्राप्त हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? हम किसी के घर जाते हैं तो वहां बहुत अच्छा लगता है, किसी मंदिर में जाते हैं तो वहां बार बार जाने की इच्छा करती है, क्योंकि वहां की ऊर्जा इतनी अच्छी सकारात्मक है। और किसी के घर पे हम पैर रखने का मन नहीं करता है, क्योंकि वहां पे नेगेटिविटी ज्यादा आ जाती है। क्यों आती है? घर तो वही है। तो उन तत्वों के निर्माण के लिए जब हम सारी बातें करते हैं तो इन पंच महाभूतों का ट्रिब्यूट ज्यादा हो जाता है।
अब आगे बढ़ते हैं, काफी गहरा विषय है। अब वास्तु और उसके घर से जुड़े निर्माण के बाद, जब पंच महाभूत मैंने जैसा कहा कि इनको हम घर के जब जो भी निर्माण होता है, हमारा किचन होता है, हमारी सीढ़ियाँ होता है, हमारी सेप्टिक टैंक होता है, हमारा अतिथि कक्ष होता है, हमारा मंदिर होता है, हमारे जो लेट बाथ होते हैं, इन सब के निर्माण किस किस स्थान पर और किस किस पदों में किए जाएं, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। आपने देख लिया कि अग्नि तत्व में हमने किचन का निर्माण करना है जी, ठीक है, वो हो कर लिया आपने। आपने सीढ़ियाँ जिसने कहा उसके अनुसार बना ली, आपने अपने दक्षिण को भार दे के बना लिया, अच्छी बात है, सामान्य जानकारी सबको है, कुछ तो उनका फर्क पड़ता है, बहुत कुछ फर्क पड़ता है जब आप ये बेसिक स्ट्रक्चर को ठीक कर लेते हैं। लेकिन वहीं पर एक जब निर्माण करता है कि जब हमारे संधि काल आते हैं, जब संधियां आती है पदों की, जहां पे जल तत्व और अग्नि तत्व का मिलान हो रहा है, वहां पर आप कुछ ऐसे निर्माण कर लेते हैं, तो फिर आप बताइए कैसे कार्य होगा। जहां अग्नि और जल ही मिल गए, वहां पे आपने किचन बना लिया, आपका किचन खुद अग्नि तत्व और उसके पास में बना वाश बेसिन बना हुआ है, वहां पे आप बर्तन धो रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं समझ सकते हैं, आप अग्नि को बुझा रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप समझना काफी जरूरी है। उनके निर्माण के लिए, निर्माण की जो प्रक्रिया है वो सारी जरूरी है। तो केवल एक भूखंड जो अपनी ऊर्जा तो खुद कहता है, लेकिन जब उसके निर्माण होते हैं, उसमें हम कोई कोना निकालते हैं, कोई निर्माण करते हैं, बस वहीं से वास्तु का खेल शुरू हो जाता है। वहां से एनर्जियां ब्लॉक होती है, वहीं से एनर्जियां शुरू होती है। कहाँ अच्छी एनर्जी है, कहाँ अलग एनर्जी है, यही वास्तु है। तो केवल, और लोग दिशाएं भी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, दिशाएं भी किस प्रकार से लेते हैं, बस रफली ले देते हैं। यानी एक इधर से पूर्व होगा, पूर्व के सामने इधर सूर्य आसपास उगता है, तो ये पूर्व हो गया, ये पश्चिमी उत्तर हो गया। अब मुझे बताया कि जब सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन जाता है तो सूर्य में कितना फर्क आता है। उत्तरायण में सूर्य इस तरफ होते हैं, दक्षिणायन में पूरे क्रांतिवत पे घूम जाते हैं, तो फिर तो आपकी दिशाएं निरंतर बदल रही है। फिर आपने वास्तु का और दिशाओं का कितना बड़ा परिवर्तन कर लिया। तो ये सारी छोटी छोटी बातें, लेकिन बड़ी भयंकर वास्तु देश हमारे जीवन में ले आ जाती है। अब बात करते हैं कि हम, बहुत सारे हमारे मेरे पास केस ऐसे आते हैं, पूछते हैं क्या बस इतना इतना वास्तु बता दीजिए, ऐसे कर दीजिए। मैक्सिमम काम मेरा ऑनलाइन होता है। भूमि चयन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जब हम अपना घर का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले वो भूमि देखते हैं। अब आप कहेंगे कि भूमि अच्छा प्लॉट है, सब कुछ देखा हमने, सब इच्छा है, तो भूमि की चयन की क्या जरूरत आ गई। मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ, भूमि पूरी सारी अच्छी होती है, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उस भूमि के गुणधर्म क्या है, वो क्या रहने के लायक है या वो किसी और शौक के लायक है, ये देखना भी जरूरी है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। आपकी एक भूमि, एक अच्छी उपजाऊ भूमि मालवा प्रांत में है, वहां पे आप अच्छी खेती कर रहे हैं, वहां पे आपको भरपूर उत्पादन हो रहा है, और एक आपका कोई भाग या खेत राजस्थान के किसी रेगिस्तान में पड़ा हुआ है, भूमि आपके पास दोनों बराबर है, तो क्या अपेक्षा करेंगे आप क्या रहा, उस रेगिस्तान वाली भूमि से उतने उपजाऊपन की उम्मीद रखेंगे, या ये जो हाँ उपजाऊ हो रही है। बेशक दोनों के अलग अलग है, यहाँ पे आपको उत्पादन मिल रहा है, वहां पर आपको कुछ अयस्क या कुछ ऐसी चीजें मिल सकती है
हर चीज का अपना महत्व है। तो वास्तु में भूमि चयन सबसे महत्वपूर्ण होता है कि ये जो आप प्लॉट या भूमि खरीद रहे हैं अपने शौक के लिए, अपने घर के लिए, क्या वहां पे आपको समृद्धता हासिल होगी? अब फिर यहाँ पे बात आएगी कि जब प्लास वाला प्लॉट की भूमि अच्छी है तो मेरे प्लॉट की भूमि में क्या फर्क आ जाएगा? तो आप इस चीज से समझिए, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। लेकिन आप सोचिए कि आप एक अगर मान लें किसान हैं, आपके पास एक आपका खेत है और एक आपके पड़ोसी का खेत है, आप भाई भरपूर प्रयास कर रहे हैं, आपको वो लाभ प्राप्त नहीं हो रहा जो आपके पड़ोसियों को प्राप्त हो रहा है। कोई ज्यादा दूर नहीं है, एक खेत आपके दोनों के खेत आस बगल में ही है, अगल बगल में ही है, फिर भी उत्पादन में इतना ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? ये सब कुछ फर्क करता है भूमि की ऊर्जा पर, उस भूखंड के शेप पर, जिससे आप लाभ प्राप्त करते हैं। अब मुझे कई सारे ऐसे महानुभाव मिलते हैं, या कॉलोनियों में ऐसा होता है कि पूरी की पूरी एक रो दक्षिण मुखी है। आप बोलते हैं कि दक्षिण मुखी घर खराब होते हैं, ये मुखी अच्छे होते हैं, वो अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं होता है। वास्तु उनकी डिग्रियों पे चलता है, वास्तु उनकी 16 दिशाओं पे चलता है, वास्तु आपके घर की और कुंडलियों के आधार पे चलता है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर दृश्य करती है। एक छोटी छोटी डिग्री के साथ आपका पड़ोसी समृद्ध हो सकता है, आप परेशानी में हो सकते हैं। काफी चीजें ऐसे हैं। क्योंकि हमने इस पूरी चीजों को जो देखने का प्रयास किया है कि ज्योतिष वास्तव में उतना ही अहमियत रखता है जितना हमारे जीवन में श्वास का महत्व है। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? हमारे जो पूरे इन शास्त्रों का निर्माण है, ये पंच महाभूत तत्वों के आधार पर हुआ है। 9 ग्रह, 27 नक्षत्रों और पूरी इस सूर्य की गति के साथ, चंद्रमा का गति के साथ एक अलाइनमेंट करके पूरा ये हमारा सिस्टम बना हुआ है। हम जब ज्योतिष के साथ वास्तु को जोड़ते हैं, जिसे आजकल एक एस्ट्रो वास्तु का नाम दिया हुआ है, घर का भूखंड हम पूरा वास्तु अनुरूप बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी ऐसा होता है कि जीवन में परेशानियां आती है, बिल्कुल आती है। बिना परेशानी का जीवन ही नहीं होता है, सबकी कोई ना कोई परेशानी होती है। लेकिन एक ऐसा आपके पास जगह हो जहां पर आप आरामदायक रह सकें। आप कितने ही परेशान हो, किसी ऐसी स्थान पे चले जाएं जहां पे आपको सारी कंफर्ट की चीजें हैं, आपके सोसाइटी अच्छी है, आपके साथ लोग आपके साथ अच्छे वार्तालाप कर रहे हैं, घर में एक सुखद माहौल है, खान पान अच्छा है, तो आप कितनी भी चिंता में हो, जब आपका आसपास की सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो वहां पर आप आकर उन सारे दुखों को बहुत हद तक कम कर देते हैं। और यही मान लीजिए वास्तु है। वास्तु ऐसी एक संपूर्ण इकाई है अपने आप में कि आपकी जन्म कुंडली कुछ भी कहती हो, आप कितने ही परेशान परेशान तो हैं आप, लेकिन वो एक ऐसा स्थान है जहां पर जाकर आप अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को दूर कर पाते हैं। यह मैं कहूँ कि एक ऐसा उपाय है, ज्योतिषी उपाय है, जिसे हम ग्रहों का दान करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं। अगर आपका घर वास्तु के अनुरूप बना हुआ है तो उस पॉजिटिव ऊर्जा से वो सारी चीजें यहाँ पर हैं। तो आप एक ऐसे सुरक्षा कवच में हैं जहां पर ग्रह भी बैलेंस होने लगते हैं। मैं जरूर मानूंगा कि व्यक्तिगत अपनी परेशानी हमेशा रहती है, और उनको भी ठीक करने के लिए हम एस्ट्रो वास्तु यानी ज्योतिष और वास्तु का उपाय करते हैं। फिर ग्रहों को हम उस इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर लागू करते हैं, घर में नहीं करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि घर के साथ सभी के ग्रह जुड़े हुए हैं, परिवार के और भी सदस्य, उनकी कुंडलियां भी जुड़ी हुई है, तो वहां पर हम उनको इम्बेलेंस नहीं करते हैं।
हमारे पास ऐसी मनुष्यों ने, ज्योतिष ने ऐसी चीजें दी हैं कि उनमें एस्ट्रो वास्तु या और भी जो उपाय हैं उनके साथ उस व्यक्ति के ऊपर करते हैं, व्यक्तिगत उपाय करते हैं, तो वो चीजें बैलेंस होने लगती है। तो आपका घर, आपका जो जहाँ रहने का स्थान है वो पॉजिटिव है, वो बैलेंस है। और जब आप बैलेंस होने लगते हैं तो आपके जीवन में खुशियां आती है। और यही अंतिम ध्येय है ज्योतिष का। आप, आपका परिवार, आपकी समृद्धता और खुशियां बनी रहे। इन्हीं को बैलेंस करने के लिए तो इतना सारा ये ज्योतिष, इतना वास्तुशास्त्र बनाया गया है। हर व्यक्ति खुश रहे, इसी को लेकर हम ये सारी चीजें करते हैं। तो ये ज्योतिष के और वास्तु के साथ जुड़ी हुई सारी बातें में जो छोटी छोटी बातें तो उन सबको मैंने जोड़ने का प्रयास किया है। आप पहले ज्योतिष और वास्तु को समझें, इस वास्तुशास्त्र के नियमों को समझें, तब अपना कार्य करें। कोई भूखंड होता है, आड़ा तिरछा होता है, वहां की एनर्जी कितनी है, उन चीजों का जानने का प्रयास करें। शुरुआत तो भूमि से ही करनी है, भूखंड से ही करनी है। वहां पे जाके उस एनर्जी को, एनर्जी हर कोई चेक नहीं पकड़ पाता, उसके अपने टूल्स होते हैं, उसकी अपनी साधनाएं होती हैं, उसकी पूजा होती है, वहां को चेक करते हैं। यूट्यूब पर देखकर हर कोई चेक करने लगता है अपने हिसाब से। तो क्या आप इतना साधना और उन बारीक चीजों को समझ पा रहे हैं? गौर कीजिएगा। कर रहे हैं, अच्छी बात है, हर किसी को सीखना चाहिए। उस भूमि के चयन करें, सूर्य की दिशा देखें, उस प्लाट की ग्रीडिंग करवाएं कि जब तक एक भूखंड खाली रहता है तब तक उसके लिए वास्तु के नियम पूरी तरह लागू नहीं होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम भूमि की ऊर्जाओं को जब निर्माण शुरू करते हैं तो उन ऊर्जाओं को हम ब्रेक करते हैं। जो ऊर्जा बहती रहती है उन ऊर्जाओं को हम ठहराव देते हैं। जैसे कोई जल बह रहा हो, उसके अंदर हम कोई बांध बना देते हैं तो उसका ठहराव हो जाता है। तो ऊर्जाएं कहाँ कहाँ बाधित हो रही है, वो कौन कौन से बिंदु हैं, मर्म स्थान है जहां का निर्माण नहीं करना चाहिए। नहीं तो घर के स्वामी, उनको दिक्कतें होती है। कई बार हम देखते हैं कि घर का निर्माण शुरू होता है, उस घर में कोई भारी विपदा आ जाती है, उस घर के मालिक या परिवार जो मुखिया होता है उस पर सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता है, अनहोनियां होने लगती है। मेरा विषय डराने का नहीं, सचेत करने का है। जब आप लाखों का, करोड़ों का, आजकल तो हम करोड़ में बोलेंगे क्योंकि प्लाट और मकान बनाना करोड़ के ऊपर हो जाता है, और बड़ी सिटियों में तो और भी ज्यादा है। जब करोड़ों का आप मकान बना रहे हैं, वहां पे एक छोटे सी एक वास्तुशास्त्र की आप सलाह नहीं ले पाते। वहां पर वो कुछ हजार रुपए आपको ज्यादा लगते हैं। और मैं एक आपको यहाँ पे निश्चित बता दूं कि जब आप शुरुआत में ही सारा निर्माण अच्छा कर लेते हैं तो फिर आपको वास्तु की तोड़ फोड़ की जरूरत ही नहीं पड़ती। न सोचने का आपको मन में कभी विचार आएगा। जब आप एक बने हुए घर पर वास्तु का प्रयोग करते हैं या वास्तु का कार्य करवाते हैं, खैर मैं तो जो कार्य करता हूँ बिना तोड़ फोड़ का ही करने का प्रयास करता हूँ। और कई सारी ऐसी चीजें हैं उनको हम रेमेडियल पार्ट में करते हैं। लेकिन जब आप घर बनाते हैं तभी इन चीजों का अगर आप ध्यान रख लें, कुछ हजार रुपए आपको लगते हैं इन चीजों को करने में, लेकिन आप जीवन भर उस तोड़ फोड़ के खर्चे से काफी कम अनुपात में कार्य कर पाएंगे। बहुत से हमारे जो वास्तुशास्त्री, जिनको हम छोटे छोटे शहरों में, या जिनको पूरा ज्ञान नहीं होता है, वो सीधा घर तोड़ने की बात करना है, उस स्ट्रक्चर को तोड़ने की बात करने लगते हैं। ऐसा भी जरूरी नहीं होता है। छोटे मोटे टूट फूट या जो हम एनर्जी ब्लॉक करते हैं वो तो होती है, लेकिन उससे आपके घर के पे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन वो खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है। जब हम ग्रिडिंग की अब बात करते हैं, जब एक प्लॉट होता है, एक 20 बाई 40 होता है, एक 20 बाई 50 होता है, एक 60 बाई 60 होता है, अलग अलग की आकृतियां होती है।
अलग अलग के उनके एट्रीब्यूट होते हैं, दिशाएं बदल जाती हैं। जो पंच तत्व हैं, एक 10x50 का मकान है और एक 60x60 का मकान है, एक चौखट स्क्वायर मकान है, उसकी ऊर्जाएं अलग होगी। वहां पे पंच तत्व की मात्राएं अलग अलग होगी। एक 10x50 में पंच तत्व की मात्राएं अलग होगी, कोई दिशा बड़ी होगी, कोई दिशा छोटी होगी। और ये सारे कार्य एक वास्तु ग्रिड के द्वारा एक वास्तुशास्त्री करता है। वो अपने लिए तो हाँ ठीक है, वो अपनी फीस के लिए तो करेगा ही करेगा, उसने सीखा है तो उसने काफी अनुसंधान किया है, अपने वर्षों लगाए हैं। लेकिन आपके उस खर्च से आपके जीवन भर की परेशानी, पीढ़ी दर पीढ़ी की परेशानियों को दूर करने का प्रबंध भी करता है। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखकर सोचना चाहिए कि वास्तु शास्त्र और आप किस तरह इस पूरे वीडियो को लेते हैं, क्या सोचते हैं अपने जीवन में। अधिकतर ये होता है क्योंकि मैं ज्योतिष करता हूँ, वास्तु भी करता हूँ और मेरे पास मेडिटेशन और कई तरह के कार्य भी हैं। आजकल हर चीज प्रोफेशनल हो चुकी है और होना भी चाहिए, हमारी जीविका का आधार है ये। वर्षों हमने इसमें लगाए हैं, कोई पैसा बनाने में, कोई शेयर मार्केट में, कोई अपनी शॉप में, कोई अपने प्रॉपर्टी में कार्य करता है। सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो हर किसी प्रोफेशनल व्यक्ति से उसके प्रोफेशन के तो उसका हक है, देना चाहिए, उसने अपने जीवन पूरा उसमें लगाया है। लेकिन अगर वो आपके लिए कार्य कर रहा है, शायद ऐसा कोई शास्त्र दूसरा हो जो आपके लिए कार्य करता हो। कुछ प्रोफेशन है जो आपको सुख देने के लिए होते हैं, ज्योतिष हुआ, वास्तु हुआ, मेडिकल हुआ, मंदिर से जुड़े हुए कार्य हुआ, ये आपको ब्लेसिंग ही देते हैं। ये अपना पूर्वाध, अपने पूर्व जन्म के जो सत्कर्म है उनका आपको पोषण करते हैं, वो आपको उनकी जानकारियां देते हैं। तो हर चीज आजकल प्रोफेशनल है, लेकिन प्रोफेशनल के साथ उसमें वो गहरा ज्ञान भी होना चाहिए कि एक आपका सही निर्माण करा सके, आपको सही सलाह दे पाए। आपकी वो एक अच्छे ज्योतिष की या जो वास्तुशास्त्र की ये होती है कि वो जो अपने टिप्स देता है वो आपको जीवन में कहां से कहां पहुंचा देता है। आपके उस कठिन समय को, उस परिस्थिति को आने ही नहीं देता है, कोशिश करता है कि वो सारी चीजें टल जाए, आपको सचेत कर देता है। आपकी शादी, विवाह, संतान। और यहाँ पे एक बात और मैं आपको एट्रीब्यूट करना चाहता हूँ कि दिशाएं बोलती हैं। किसी घर में आपने सारे उपाय करा लिए हैं, ज्योतिषी उपाय करा लिए हैं, फिर भी आपको सुकून नहीं आ रहा है, तो पक्का मानने के घर के आपके किसी दिशा में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में या एसएससी में कहीं कोई दिक्कत है, घर में बीमारियां बना रहते हैं, जरूर अपना पॉइंट चेकिए। घर में आपका कैश फ्लो नहीं हो पा रहा है, पैसा आ रहा है कहीं और जा रहा है, आपकी साउथ ईस्ट खराब है। ये तो मुख्य मुख्य दिशाएं बताई उनकी। जब 45 देवता की बात करते हैं, 45 देवता की बात करते हैं, तो उनको बैलेंस करना फिर एक गहन विषय हो जाता है। और वही कार्य हम इंडस्ट्रियल वास्तु में करते हैं, किसी फैक्ट्री में, किसी शॉप में करते हैं। जगह छोटी है, बहुत कम कम स्थान आएगा हर देवता के लिए, लेकिन कम स्थान है तो वहां की शुद्धि तो जरूरी है। उन चीजों का ही तो ध्यान रखना है हमें वास्तु में, और वही चीजें करनी है। तो किसी प्रकार के आपके जीवन में कठिनाई आ रही हो कि आप ज्योतिष, आपको कुंडली का पता नहीं है, तो अपने घर के वास्तु को ठीक करा लीजिए, बहुत फर्क पड़ जाएगा। यकीन मानिए, वास्तु का फर्क धीरे धीरे होता है। घर में जुड़ी हुई जो आपकी चीजें हैं, आपका मिक्सर है, वॉशिंग मशीन है, आपकी टीवी है, आपकी पुस्तकें हैं, हर चीज की दिशा निर्धारित है। आप क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? कहीं न कहीं इन चीजों का स्थान भी बहुत आपके लिए मायने रखता है।
आपका डस्टबिन आपके जीवन के भाग्य के रुकावटों को पैदा कर देगा, आपके कैश फ्लो को बाधित कर देगा। आपकी चप्पलें, आपका किचन का मिक्सर क्या क्या नहीं कर सकता है। हर चीज जो की जाती है वो सामने वाले के सामर्थ्य के साथ की जाती है। जितना आप पाने की कोशिश करेंगे उतना हम देने, उससे ज्यादा हम आपको देने का प्रयास करेंगे। सामने वाले की शक्ति, श्रद्धा और उसकी मनोभाव को लेकर भी ये सारे कार्य किए जाते हैं। तो ये आज का वीडियो मैंने केवल इसी तरह से दिया है कि जो छोटी छोटी भ्रांतियां लोग पाल के रखते हैं और वास्तु को केवल यूट्यूब के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं, या किन्हीं अपने खुद को ही आचार्य समझ कर कार्य करते हैं, उनको आगे कितनी पीड़ाएं हो सकती है। और घर निर्माण के बाद आप कितनी दिक्कतें हो सकती है। घर का स्ट्रक्चर को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, सपनों का घर होता है, लाखों का खर्च जाता है, हजारों में तो जाता ही जाता है। छोटे मोटे भी आप खर्च करवाएं, तोड़ फोड़ करवाएं, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। मेरी विनम्र आपसे विनती है, जब करोड़ों का खर्च कर रहे हैं तो कुछ हजारों के लिए कभी नहीं सोचना चाहिए। कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, एक अच्छे वास्तुशास्त्री को हायर कीजिए। आप कोई शॉप या कोई नया कार्य शुरू कर रहे हैं, उसका वास्तु करवाइए। कम से कम आपके मन में वो सारी चीजें तो बैलेंस होगी कि आप एक अच्छी जगह को, एक ग्राहक को आकर्षित कर सके, उसमें सुख प्राप्त कर सके। तो ये था आज का मेरा वास्तु के ऊपर एक वीडियो। काफी लंबा विषय है। मैंने मेन मुख्य मुख्य चीजें जो शायद आपने नहीं सुनी हो या सुनी हो तो बहुत अच्छी बात है, उनके माध्यम से आप बताने का प्रयास किया है कि वास्तु क्यों जरूरी है, वास्तु और ज्योतिष का क्या तालमेल है, वो उसमें हम आगे बात करेंगे। छोटी छोटी बातें हमने बताई हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारा चैनल कैसे लगा, जरूर बताएं। इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपकी कोई भी परेशानी वास्तु या ज्योतिष संबंधी हो, दिए गए नंबरों पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा प्रयास यही रहता है कि जन सामान्य तक मैं हर वो चीज देने का प्रयास करूं जो छुपी हुई है, जो मैंने व्यक्तिगत अनुभव की है। और निरंतर मैं इन विषयों पर और भी कार्य करता रहता हूं। समय ही मेरे पास लिमिटेड रहता है, उसी समय में से कुछ क्षण निकाल कर मैं अपना ये सारा चीजें आपको देने का प्रयास करता हूं कि जीवन में जितना मैंने प्राप्त किया है, अब देने का समय है। पहले छोटे सर्कल में था, अब यूट्यूब के माध्यम और सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने इसे आगे ले जाने का प्रयास किया है, ताकि हर से कोई व्यक्ति देख सके, कभी भी देख सके। आपका दिन बेहतर और शुभ हो। जय श्री महाकाल। सभी पर ईश्वरी कृपा बरसे, सभी आनंद से, समृद्धि से रहें, सुख शांति से रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री महाकाल।